मुनाजिर हसन साहब। सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने 2010 वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया है। उसके साथ आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण के रहमान खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने इस बिल को ला करके एक जुर्रतमंदाना और साहसिक कदम उठाने का काम किया। संदीप जी कृपया बैठ के बात करें, बैठ जाए। 65 साल के अंदर चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वक्फ के मामले लगातार उठते रहे, लेकिन वक्फ की जायदाद का खुर्द बुर्द होता रहा। किसी भी सरकार ने सही ईमानदाराना कोशिश वक्फ की जायदाद को मुक्त कराने के लिए, इसके अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को और वक्फ के मुतवल्ली और यहाँ तक के वक्फ के जो निगरां हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनके तालमेल से जो वक्फ की जायदाद का खुर्द बुर्द होता है, उन तमाम बातों का अजाला इस बिल के अंदर किया गया है, जो एक बहुत ही बेहतर कदम हम इसको कह सकते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी महोदय, तो मैं उस वक्त बिहार सरकार के अंदर मंत्री था और एनडीए की वो हुकूमत थी, और एनडीए में रहने के बावजूद मैंने यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को और मनमोहन सिंह जी को मुबारकबाद दिया था कि उन्होंने सच्चर कमीशन को पेश करने का काम ऐवान में किया है। और बेशक वो सच्चर कमीशन ने जो रिपोर्ट देने का काम किया था, वो हकीकत में हिंदुस्तान के मुसलमानों की सच्ची आइनेदारी और सही आईना दिखाने का काम सच्चर साहब ने किया था। वो एक तारीख़ी दस्तावेज़ है और शायद मुझको लगता है कि उसी से मुतासिर होकर के आपने इस बिल के अंदर जो बातें लाने की कोशिश की है, जिसको हम कह सकते हैं कि आपका एक और कि आपने न सिर्फ हुकूमत के ज़ोम में कि मैं मंत्री हूं और मैं सबसे ज़्यादा काबिल हूं, आपने अक़लियतों के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो छोटे छोटे अदारे हैं, छोटे बड़े अदारे हैं, उन अदारों से भी आपने बात की, इसकी जानकारी हम लोगों को है और उन बातों को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की है। रहमान खान साहब, ये भी आपका एक मुस्तहसिन कदम है ताकि बाद में ये बिल बहुत ज़्यादा विवाद के घेरे में ना आए, मुतनाज़ा न बने, इसकी कोशिश आपने की है। इसलिए महोदय, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर मुझको लगता है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत यूपीए हुकूमत ने करके दिखाने का काम किया है तो ये पहला मुझको लगता है कि एक साहसिक कदम आपका है। और लेकिन इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। वो खामियां ये हैं कि जहां आप ने एक तरफ गलत कब्जे से मुक्त कराने का, आज़ाद कराने का प्रावधान किया है, तो दूसरी तरफ आपने 30 साल के लिए पट्टे पर भी देने का काम, जिसके अंदर मॉल बन सके, होटल बन सके, अस्पताल बन सके, इसका प्रावधान आपने किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम कभी कभी सरकार पर अपना ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं, लेकिन वक्फ की जायदाद को वक्फ के मुतवल्ली हों या जो बड़े बड़े मस्जिदों के अंदर, खानकाहों के अंदर, दूसरे जगह पर आप देखेंगे कि एक सामने में एक दुकान है और वक्फ की दुकान है, उसका किराया कितना भी है, 5 रुपये 10 रुपये किराए पर वो चल रहे हैं। वहीं पर दूसरी बगल में दूसरा दुकान है जिसका किराया 7,000 8,000 रुपया है।
लेकिन वक्फ की दुकान को वही मुसलमान मुतवल्ली 10 रुपये पर दिए हुए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए कल मॉल बनता है और 3 साल के लिए आप उसको पट्टा पर देते हैं, अस्पताल बनता है, तो 30 साल बाद उसको जो आज कब्जे से मुक्त कराने की बात हम कर रहे हैं, उसको कौन मुक्त कराएगा? कल की हुकूमत कैसी हुकूमत रहेगी, इसका अंदेशा, इसलिए इस पर थोड़ा सा गौर खौस कर लीजिए। दूसरी बात कि वक्त के जो अम्माल हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जिनके मिली भगत से वक्फ के जायदाद पर कब्जा होता रहा है, उनके मिली भगत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसका आपने ये प्रावधान इसमें किया है, वो प्रावधान ये है कि उसको 15,000 का जुर्माना आप दे रहे हैं। 15,000 महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 15,000 का जुर्माना क्या चीज़ है? आप वैसे ऑफिसर को मुअत्तल करने का, सस्पेंड करने का और उस पर क्रिमिनल मुकदमा चलाने का आपको प्रावधान करना चाहिए, ताकि कोई भी ऑफिसर ये जुर्रत न कर सके कि वक्त की जायदाद के साथ हम कोई नाइंसाफ़ी कर सकें, कोई गोलमाल करने में उनकी दखलंदाजी हो सके। मैं महोदय ये भी बताना चाहता हूं कि जैसे बिहार को ले लीजिए, बिहार में वक्फ के बहुत सारे जायदाद हैं, वहाँ भी काफ़ी खुर्द बुर्द है। मैं कब्रिस्तानों के अंदर काफ़ी खुर्द बुर्द है, कब्रिस्तानों के अंदर मॉल बन गए, कब्रिस्तानों के। लेकिन मैं इस मामले में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उनका एक कदम जो उस आदमी ने लेने का काम किया कि हम पूरे बिहार के सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवा करके उसको एयर मार्क करने का काम करेंगे। ये नीतीश कुमार का ये एक मुस्तहसिन कदम है, जिसका जिक्र किए बिना हम यहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन वक्त के वहाँ पर भी बहुत सारे जायदाद हैं जिन पर नाजायज़ कब्जा है और जिसके लिए वहाँ पर सरकार गंभीर है। आपने एक काम और अच्छा किया है कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो एक राय दे सकती थी स्टेट वक्फ बोर्ड को, आपने उसको कानूनी दायरे में लाने का कोशिश किया है कि अब वो डायरेक्शन दे सकते हैं, उनको हुक्म दे सकते हैं और उनकी हुक्म के मुताबिक वहाँ पर काम हो सकता है। और कंप्यूटराइजेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर 60 लाख एकड़ ज़मीन है वक्फ बोर्ड के महोदय, 60 लाख एकड़, और 4.90 लाख वक्फ प्रॉपर्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं, जिनकी कीमत हजारों लाख अरब में होगा, करोड़ की बात मैं नहीं कह रहा हूं। और जो हम रोना रोते हैं अक़लियतों की बेचारगी का, बेसहारगी का, उनकी मुफलिसी का जो रोना हम इस सदन के अंदर दूसरे सदनों में रोने का काम करते हैं, हम ईमानदारी से मंत्री जी, अगर आप वक्फ की जायदाद को आप हासिल करवा करके उसको जिस तरह से कॉमर्शियलाइज और उसकी तिजारतीकरण करने का उसको कारोबार में लगाने की बात आपने कही है, हम समझते हैं कि यहाँ के अक़लियतों को, यहाँ के मुसलमानों को कहीं भीख मांगने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मौके पर 1 मिनट कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जैसे देखिए देवबंद का वक्फ, देवबंद जो दुनिया का दूसरा आलमी और दीनी अदारा है महोदय, देवबंद के अंदर के वहाँ के उलमाए कराम को भी मैं इस मौके पर मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक साहसिक कदम ये उठाया कि वो दीन के रास्ते से उनको अंग्रेजी तालीम और CBSE की तालीम को उस वक्फ की जायदाद से करना चाहते हैं। तो इसके लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और उनकी जो जायदाद जो वहाँ पर काफ़ी गासिबाना कब्जे में है, उसको मुक्त कराने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और आगे ये बिल इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के मुसलमानों के लिए फाल नेक साबित होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।